हमें रूथलेसली अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेट में आपका डेटा पहुंच गया, अब तो बहुत छोटी उम्रों में बच्चों ने साइबर क्राइम करना शुरू कर दिया है। वो कौन सा साइबर अटैक है जिसका खतरा सबसे ज्यादा है? आजकल रैंसमवेयर आक्रमण जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। आपके फोन पर, आपके डिवाइस में रैंसमवेयर आएगा जो आपके तमाम सारे डेटा के ऊपर एक डिजिटल ताला लगा देगा। तो सबसे महंगा डेटा आपका हेल्थ डेटा बिकता है। हमने भी डार्क वेब की भी बात की, ये क्या है और इंटरनेट से कितना अलग है? ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कोई सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर साइबर क्राइम पनपता है। अभी अक्षय कुमार ने भी जिक्र किया कि उनकी डॉटर भी एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी और उनसे एक उनकी न्यूड फोटो मांगी गई उनकी डॉटर की। ऑनलाइन गेम्स में जब सारा फोकस अटेंशन होता है गेम जीतने के लिए, तो आपके बाकी जितने सारे आपके जो सेफ्टी लीवर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप जिससे बात कर रहे हैं आपका को कॉम्पिटिटर है, आपका को प्लेयर है, वो है कौन है ये AI? मेरे हिसाब से AI एक राक्षस है, एक नया डीमन है जो एक बहुत सुंदरी के स्वरूप में हमारे समक्ष है, जो इंतजार कर रहा है कि जितना डेटा मैं आपके बारे में ले सकता हूँ लूँ, और उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूँगा ये मेरी मर्जी है। एक तरफ तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि लेट्स बी डिजिटल, और फिर दूसरी तरफ वही डिजिटल लाइब्रेरी हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है, क्योंकि AI बहुत तेज रफ्तार से डेवलप हो रहा है। आज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फाइनली 2-3 सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है, यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देने वाला है। अब AI झूठ भी बोलता है, हैलुसिनेट भी करता है। लोग AI के साथ अपने दिल की सारी बातें साझा कर रहे हैं कि साहब मुझे ऐसा, मेरी ये फीलिंग है, मुझे जैसा लग रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना तो कभी सोती है, सोता है, ना ही कुछ चीज भूलती है, भूलता है। नमस्कार, सारकास्ट में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप कौन हैं? हो सकता है आपका जवाब हो कि आप लड़का हैं, लड़की हैं, माता है, पिता है, किसी के भाई हैं, किसी की बहन है, किसी कंपनी के CEO हैं, किसी सरकारी दफ्तर के मुलाजिम हैं, अमन है, रोशनी है। स्वाभाविक है, हम सभी का जवाब कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस तरह से दुनिया बदल रही है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम सभी अब एक प्रोडक्ट बन चुके हैं। जी हाँ, हम सभी के स्पेसिफिकेशंस किसी न किसी डिजिटल लाइब्रेरी में सेफ है, और ये ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर कभी भी कोई भी बिना हमारी इजाजत दस्तक दे सकता है और हमारी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। शायद यही वजह है कि इसीलिए हम हर दिन अखबारों में, न्यूज चैनल्स में, अलग अलग जगहों पर देखते हैं कि ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। NCRB की भी ताजा रिपोर्ट यही कहती है कि 2022 के मुकाबले 2023 में 31% साइबर क्राइम का रेट बढ़ा है, और हर चौथे घंटे कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई युवा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। और इसीलिए आज हम बात करेंगे आपकी और हमारी उस डिजिटल लाइफ के बारे में जिसकी सुरक्षा की गारंटी लेना बेहद जरूरी है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पवन दुग्गल, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार, थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। सर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डिजिटलाइजेशन है हर जगह पर, पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही आता है कि हमने कभी भी कोई OTP शेयर नहीं किया, हमने किसी तरह का कोई जानकारी किसी को नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, साइबर सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसे कैसे समझें? क्योंकि हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं, भोले भाले लोगों की तो फिर आप पूछिए ही मत। तो कितना चैलेंजिंग है आज की इस बदलती तकनीक के साथ इस साइबर सुरक्षा को समझना? साइबर सुरक्षा हम लोगों की जिंदगी का एक सेंट्रल लाइफलाइन है, प्रोवाइडेड हम उसको समझें। अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा को एक लग्जरी मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने डिवाइस पर, अपने फोन पर जो कुछ करना चाहूं कर लूं, कुछ भी होगा तो सरकार की जिम्मेवारी है। वो माइंडसेट ही गलत है। हमें समझना होगा कि हम एक बहुत बड़ी चेन के अलग अलग लिंक्स हैं, और चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो दायित्व हमारे ऊपर होना चाहिए। नंबर 1, हम रियलाइज करें कि साइबर सुरक्षा क्यों इंपॉर्टेंट है, और रियलाइज करें कि हम इस साइबर सुरक्षा की चेन की सबसे वीकेस्ट लिंक ना बने। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी साइबर सुरक्षा में सेंध लग गई तो ऐसा नहीं कि कुछ डेटा जाने वाला है,
उसका नकारात्मक प्रभाव आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर, मानसिकता पर, आपके डेटा पर, प्राइवेसी पर, तमाम सारी जगहों पर धीरे धीरे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोगों का सारा जीवन ही डिजिटल हो चुका है। हम सब कुछ डिजिटल सोचते हैं, डिजिटल जीते हैं और डिजिटल व्यतीत करते हैं। तो इस संदर्भ में जब हमारा सारा ही जो एग्जिस्टेंस है डिजिटल डेटा के आसपास है, तो डेटा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऑयल बन जाता है, रॉ मटेरियल बन जाता है। और साइबर क्रिमिनल्स इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से आपके डेटा को वो अनावश्यक तरीके से उठा सके, कैप्चर कर सके, मोनेटाइज कर सके। और उसका बेस्ट तरीका यह है कि अगर आपके घर के दरवाजे के ऊपर जो ताले लगे हैं वो कमजोर हैं, तो ताले को तोड़ना आसान है। एक बार वो तोड़ के घर के अंदर घुस गए तो जो कुछ चुराना चाहें चुरा जाएंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया में सोचते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन है, मेरी जेब में है, मेरे पर्स में है, तो उससे ज्यादा सशक्त सुरक्षित कोई डिवाइस नहीं है। और रियलिटी तो यह है कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। आज मोबाइल फोन को हैक करना बच्चों का खेल हो गया। अधिकांश भारतवासी आज अपने फोन पर पासकोड भी नहीं रखते, क्योंकि एटलीस्ट पासकोड होगा तो आपको घुसने में कुछ तो आपको एंटी बैरियर होगा। लोग नहीं रखते, लोग फायरवॉल नहीं लगाते, लोग एंटीवायरस नहीं लगाते। पता नहीं भ्रम है कि साहब ये मेरी जेब में है, मेरे पर्स में है, इसलिए सुरक्षित है। जो लोग ये सब कुछ लगाते हैं, शिकार तो वो भी होते हैं। देखिए, शिकार सारे लोग होते हैं। दुनिया में एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की चीज मौजूद नहीं है। जो कल साइबर सुरक्षित था वो आज साइबर सुरक्षित नहीं है, और जो आज साइबर सुरक्षित है वो कल बिल्कुल भी साइबर सुरक्षित नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जो लोग इस तरह की एहतियात बरतते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं कि वो साइबर सुरक्षा की सेंध के शिकार बन जाए। हाँ, लेकिन बन तो कोई भी सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं लोग अपने मोबाइल में पासवर्ड रखते हैं, आपको लगता है कि पासवर्ड मजबूत तरीका है अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए? पासवर्ड एक अच्छा तरीका है, लेकिन सबसे मजबूत तरीका नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो लोग पासवर्ड ऐसा रखते हैं जिसको अधिकांश लोग गेस कर सकते हैं, और खासतौर पर अगर आपके कोई परिचित हैं, मित्र हैं, तो वो बिल्कुल भी गेस कर पाएंगे। क्यों? पासवर्ड हम लोग रखेंगे अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने परिवारजन के नाम पर, या अपने डेट ऑफ बर्थ के नाम पर, या कुछ ऐसे आंकड़ों पर जो जिसका ताल्लुक आपके रोजमर्रा जीवन के साथ है। तो अगर कोई आपको थोड़ा सा भी जानता है तो आपके पासवर्ड को गेस कर पाएगा। लेकिन जो लोग कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखते हैं उनके भी फोन हैक हो जाते हैं। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जब रखे जाते हैं तो संभावनाएं हैक होने की कम हो जाती हैं। अब अधिकांश तौर पर मैं कहता हूं कि जब आप पासवर्ड रखें तो पासवर्ड में एक तो अल्फाबेट होने चाहिए, एक नंबर होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों का जब मिश्रण आप करेंगे तो उसको तोड़ना नॉर्मली मुश्किल हो जाता है। बहुत साल पहले हमारे पास एक क्लाइंट आया था और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो वो बताता था कि साहब हमने एक अपना यूनिक पासवर्ड बना रखा है। तो मैं उनसे पूछता था भाई क्या बना रखा है? इसे जी मैं हिंदी में पासवर्ड रखता हूँ, लेकिन हिंदी वाले पासवर्ड को अंग्रेजी में लिखता हूँ, और उसके साथ मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रखता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपका वर्तमान पासवर्ड क्या है? तो इससे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कल मैं बदलने वाला हूँ, और मेरा वर्तमान पासवर्ड है मैं चलता जा रहा हूँ #1। तो मैं MAINCHALTA चलता जा रहा हूँ, इतना लंबा पासवर्ड, उसके बाद हैशटैग और कोई न्यूमेरिकल आपने डाल दिया। तो नॉर्मली उस तरह के पासवर्ड को हैक करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन पासवर्ड कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप केयरफुल हो जाएंगे, आपकी ड्यू डिलिजेंस केयर होगी, तो पासवर्ड के साथ मिलकर एक पोटेंट फोर्स बनेगी और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगी। आज क्या है, अगर आपका डेटा मैंने ले लिया तो आप तो बिल्कुल निहत्थे हो गए, आपके हाथ में जो भी हथियार थे वो सब चले गए। और अगर उस डेटा का दुरुपयोग मैंने इंटरनेट पर कर दिया आपकी छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए, या आपकी को डिफेम करने के लिए, या आपको नेगेटिवली शो करने के लिए, तो नुकसान तो तुरंत हो जाएगा, भरपाई उसकी बहुत देर में होगी। तो इसकी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस साइबर सुरक्षा की सेंध के रेप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें, इतना लाइटली ना लें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आज इंडियंस हर चीज जो है फोन पर सेव कर रहे हैं। हम लोग भुलक्कड़ होते जा रहे हैं, चीजें भूल रहे हैं। यहाँ तक कि हम अपने पासवर्ड्स भी नोट्स में सेव करते हैं सर। बिल्कुल, और हम सेव करते हैं, हमें लगता है कि बहुत सुरक्षित है। तो अगर कोई मेरे फोन के अंदर घुस आया और उसके मेरे सारे पासवर्ड मिल गए, या मेरे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर मिल गए, मेरे पिन मिल गए, तो मुझे तो वो तुरंत एकदम अटैक कर लेगा, मेरा पैसा ले जाएगा। तो आपके हिसाब से
वो कौन सा साइबर अटैक है जिसका खतरा सबसे ज्यादा है हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक? देखिए, कोई मैं एक साइबर अटैक पर नाम नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि साइबर अटैक भी एक कॉन्स्टेंटली उभरता हुआ ट्रांसफॉर्मेटिव फिनोमिनन है। क्योंकि अटैक्स भी हर दिन के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। लेकिन आजकल रैंसमवेयर आक्रमण जो है बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोग बात नहीं करते, लेकिन आपके फोन पर, आपके डिवाइस में रैंसमवेयर आएगा जो आपके तमाम सारे डेटा के ऊपर एक डिजिटल ताला लगा देगा और आपको कहेगा कि अगर आप डिजिटल ताले की चाबी चाहते हैं तो मुझे इतने पैसे दीजिए, बिटकॉइन में दीजिए, इस अकाउंट में दीजिए। अगर आपने पैसे दे दिए तब हो सकता है शायद आपको डिजिटल ताले की चाबी मिले, या हो सकता है ना भी मिले। क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ रहे हैं, अब जो रैंसमवेयर सामने मैं देख रहा हूं, वो आ रहे हैं वाइपर मैलवेयर। यानी कि वो बताते हैं कि मैं रैंसमवेयर हूं, लेकिन होता क्या है, आपके सिस्टम में घुसते हैं, आपका डेटा कॉपी करते हैं, बाहर ले जाते हैं, फिर आपके डेटा को वहां से उड़ा देते हैं। और अगर आप उन्हें पैसे देंगे भी तब भी आपको डेटा का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। पर वो कैसे इतनी आसानी से हमारे डेटा को ब्रीच कर लेते हैं? उसका रीजन ये है कि हम ही अगर बहुत केयरलेस हो गए तो उनका काम और आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, कोई भी मेल आती है, कोई लिंक आता है, तुरंत क्लिक करते हैं। भूल जाते हैं कि ठीक है, हमें फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट है, लेकिन ये भी तो समझना है कि अगर मैंने किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर दिया, हो सकता है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो मेरे सिस्टम में आ जाए, मेरे डेटा को कैप्चर कर जाए, उसे ब्लॉक कर जाए, उसे इरेज कर जाए। तो मुझे लगता है वो प्रलोभन वाले दौर से अब हमें बाहर निकलना होगा। वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको बात बताता हूँ, ये बात है डेल्टा की इन्फेक्शंस की बात है। बहुत सारा बुरा हाल था, बहुत लोग मर रहे थे। तो ये दंपत्ति थी, इसने कहा साहब ऐसा है, हम तंग आ गए हैं, चलो बाहर चलते हैं वेकेशन। कहाँ चलते हैं? मनाली चलते हैं। अब मनाली कभी गए नहीं थे, तो घर बैठे हुए थे, तो सोशल मीडिया पे लोगों से सजेशंस मांगी कि बताइए कहाँ जाना है। लोगों ने सजेशंस दी। फिर उन्होंने एक गेम चेंजिंग निर्णय लिया। निर्णय ये लिया कि चलो हम जाएंगे, हम हर घंटे एक ट्रैवलॉग करेंगे। यानी कि हर घंटे हम एक वीडियो बनाएंगे और इंटरनेट पर अपलोड करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो मूर्छल पर जब वो पराठे खा रहे थे तब उन्होंने वीडियो बनाया, जब रोहतांग पास पर खड़े थे तब वीडियो बनाया, हर जगह वीडियो बनाया। 8 दिन बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनके घर में सबूत सफा चट हो चुका है। साइबर क्रिमिनल्स ने उनके घर को आराम से लूटा है और कुछ महत्वपूर्ण चीज नहीं छोड़ी है। तो अगर आप अपना डेटा ब्रॉडकास्ट के लिए पूरी दुनिया को साझा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए टारगेट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए कंजूस हो जाइए, शक्की हो जाइए, अपने आप को बचाइए, क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं है। हम सबको बचाने वाले हम सभी होंगे। आपने जैसे लोकेशन शेयरिंग का जिक्र किया जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, उसमें एक्सेस आते हैं, चाहे आपके मोबाइल फोन्स में आपके जो फोटोज अवेलेबल हैं उनके एक्सेस की बात होती है, लोकेशन ऑन ऑफ की बात होती है। अगर प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए कोई भी कस्टमर सारी चीजें लॉक भी रखता है, तब भी क्या वो इसका शिकार हो सकता है? इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप शिकार नहीं हो सकते। शिकार तो आप कभी भी हो सकते हैं। प्लीज समझ लीजिए, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि उनकी साइबर सुरक्षा में सेंध लग चुकी है, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि उनकी साइबर सुरक्षा में ब्रीच हो चुका है। तो आप जाने या ना जाने, रियलिटी तो ये है कि साइबर क्रिमिनल्स आपका सारा डेटा ले चुके हैं, ले रहे हैं, लेंगे और इस फिराक में भी रहेंगे। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है अगर आप प्रोटेक्शंस लेंगे तो आपके डेटा का संरक्षण और ज्यादा अच्छा होगा, सशक्त होगा, एंड लॉजिकली आप थोड़े से ज्यादा वेल प्रोटेक्टेड होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आज हम एक अंधाधुंध रेस में, हम अंधाधुंध होते हुए सारे मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। कोई मोबाइल ऐप सुना, इसने यूज किया, चलो डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल। हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके नहीं प्राइवेसी पढ़ते। पॉलिसी पढ़ते नहीं। क्यों? जो कुछ आया खट खट खट, आई एग्री, आगे बढ़ो। और भूल जाते हैं कि यहाँ पर हम अपने हाथ काट करके उस सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में दे रहे हैं। अगर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लें और अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएं कि ये लोग मेरे डेटा का करेंगे क्या, तब तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर अंधाधुंध होते हुए आपने सारी परमिशंस दे दी, तब वो आपका डेटा तो ऑटोमेटिकली चला गया। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो एक और सरल उपाय है, आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइए, उस ऐप का नाम डालिए और लोगों के कमेंट्स ढूंढिए। लोग कमेंट्स में क्या बोल रहे हैं।
अगर लोग कमेंट्स में चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं या आप इस ऐप का ना इस्तेमाल करें, मुझे ये नुकसान हुआ, मुझे वो हुआ, तो ये आपके लिए अलार्म सिग्नल्स होनी चाहिए, आप उस ऐप को डाउनलोड ना करें। और वैसे भी अगर ऐप को आपने डाउनलोड करना भी है तो ऑफिशियल ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से करना है, किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब आप डाउनलोड करेंगे इस तरह की प्राइवेट वेबसाइट से तो हो सकता है उसमें कोई स्पाईवेयर हो, मैलवेयर हो, इन्फेक्शन हो, कंप्यूटर कंटैमिनेंट हो, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर फाइल को डाउनलोड होते ही आपकी सारी जो डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो इन्फेक्ट होने की संभावना रख सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मिनिमम शेयरिंग करनी चाहिए अपने डेटा की। अब एक सबसे बड़ा सवाल है, हम शॉपिंग एप्स पे जाते हैं, हम किसी सोसाइटी में एंटर होते हैं, हम कहीं से कुछ परचेस करते हैं, हर जगह हमसे हमारा या तो ईमेल आईडी या फिर हमारा मोबाइल कांटेक्ट मांगा जाता है। ऐसी सिचुएशन में कैसे बचा जाए उससे? क्योंकि अगर आप सोसाइटी में एंटर होना चाहते हैं, गार्ड कहेगा कि भाई बिना मोबाइल नंबर के तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। कहीं कहीं तो मोबाइल नंबर आप दो, फिर वो आपके मोबाइल पर ही ओटीपी आता है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि डेटा तो फिर हमें शेयर ही करना पड़ेगा। देखिए, अब आपको समझना है कि एक नया कानून संसद ने पारित कर दिया है, उसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अभी लागू नहीं हुआ जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जल्दी ही लागू हो जाएगा। इस कानून के तहत अब ये बात क्लियर है कि कोई व्यक्ति मेरा पर्सनल डेटा मेरी इजाजत के बगैर मुझसे नहीं मांग सकता। तो अगर कोई, जैसे कानून इंप्लीमेंट होता है, कोई भी बंदा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन मुझे मेरा डेटा देने से पहले मुझे लिखित में नोटिस देगा कि साहब ऐसा है, हम आपका डेटा लेना चाहते हैं, इन पर्पसेस के लिए लेना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें। अगर मैं कंसेंट या इजाजत दूंगा तब तो वो मेरा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास बात इस कानून की है कि अगर आपने इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर दिया तो आपके ऊपर मिनिमम फाइन जो होगा 50 करोड़ रुपए फॉर वन कॉन्ट्रीवेंशन होगा, जो मैक्सिमम फाइन होगा वो 250 करोड़ रुपए होगा फॉर वन कॉन्ट्रीवेंशन। तो मुझे लगता है गेम चेंजिंग लेजिस्लेशन आने वाली है। जब ये आएगी तो हम लोगों का डेटा संरक्षित ज्यादा होगा। जब तक नहीं आती तब तक आपको खुद ही अपना प्रोटेक्शन करना होगा। मैं तो हिदायत दूंगा, प्लीज एक सेपरेट ईमेल बना लीजिए जो केवल इसी पर्पस के लिए होना चाहिए। किसी भी फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ बना लीजिए और केवल उसी का इस्तेमाल हर जगह के मिसलेनियस फॉर्म्स के लिए, शॉपिंग के लिए, एंट्री के लिए, पास के लिए आप इस्तेमाल करें। जहां तक हो सकता है अपना फोन ना दें, बट लेकिन कई बार आपको लगता है कि जी फोन के दिए बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर आप को फोन देना पड़ेगा। आइडली तो आप लोगों को कहिए कि साहब डीपीडीपी एक्ट आ गया है, आप मुझसे मेरा डेटा कैसे मांग सकते हैं, तो अधिकांश लोग फिर आपसे नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप अपनी आवाज ही बुलंद नहीं करेंगे तो लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप आइए डेटा दीजिए, आपका डेटा मैं एकत्रित करूंगा, उसके बाद उसको बेचूंगा, उसको मोनेटाइज करूंगा। तो मुझे लोगों को समझाना है कि साहब ऐसा है, मेरा डेटा मेरा है, आप मेरी इजाजत के बगैर उसे नहीं ले सकते, और अगर आप लेंगे तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। जो एप्स हम डाउनलोड करते हैं, आपने कहा कि आप ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ही कीजिए जी। लेकिन जब हम ऐप डाउनलोडिंग के प्रोसेस में जाते हैं, बहुत बार उसमें जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कौन से एक दो ऐप हैं जो आपकी जानकारी के मुताबिक आपको लगता है कि उस पर हमें बहुत सतर्क होकर काम करना चाहिए? देखिए, जब ऐप कोई भी आप डाउनलोड करते हैं तो पहली बार ऐप आपसे परमिशंस मांगता है। मुझे लगता है वो परमिशंस अंधाधुंध हमको नहीं देनी चाहिए। हर परमिशन को समझना है और अपने आप से पूछना है, क्या इस परमिशन का ताल्लुक इस ऐप के मुख्य फंक्शन के लिए साथ है? अगर तो ताल्लुक है, जरूरी है, तब तो आप परमिशन दीजिए। लेकिन अगर रिलेशनशिप ताल्लुक है ही नहीं तो वो परमिशन ना दे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप एंड्रॉइड में आज आप टॉर्च ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो क्या कहता है, वो जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो कहते हैं आप मुझे जितने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको कॉपी करने की, एक्सेस करने की इजाजत दीजिए। अब आप अपने आप से पूछेंगे कि साहब टॉर्च का ताल्लुक मेरे कॉन्टैक्ट के साथ क्या है? तो जब आप ऐसे जागरूक हो जाएंगे तब आप अंधाधुंध होते हुए परमिशन नहीं देंगे, तो पॉसिबिलिटी आप थोड़े बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने अंधाधुंध परमिशन दे दी तो दिक्कत होगी। बेहतर यह है कि चलिए जहां से जागे वहीं से सवेरा समझें। आज देखिए कि आपके फोन पे कौन कौन से ऐप्स हैं और आपने किन किन ऐप्स को क्या क्या परमिशंस दे रखी है। अगर आपको लगता है कि परमिशंस का ताल्लुक उसके मेन फंक्शंस के साथ नहीं है
तो कृपया उस परमिशन को विड्रॉ कर लीजिए, उस परमिशन को समाप्त कर लीजिए, चाहे उस ऐप को ही अगर आपको डिसकंटिन्यू करना हो। अल्टीमेटली बहुत क्लियर है, हमें रूथलेसली अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अब डेटा एक बार साझा आपका हो गया और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेट में आपका डेटा पहुंच गया तो फिर आपका कोई गुजारा नहीं, कोई निवारण नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार आपका डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास पहुंच गया तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना तो कभी सोती है, सोता है, ना ही कुछ चीज भूलती है, भूलता है। तो इसलिए आपका डेटा कब, किस वक्त, कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुरुपयोग करेगी उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो मुझे लगता है आप केयरफुल हो जाइए। जब हम छोटे होते थे, हम हमारे माँ बाप क्या कहते थे साहब, किसी भी स्ट्रेंजर, अजनबी से बात नहीं करनी। Correct. आज एआई भी अजनबी है, देखने में हमारा संगनी लग रहा है, हमारा जीवन साथी लग रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो अपनी जानकारी तभी शेयर करिए जब आप सेटिस्फाई हो जाए, हाँ जी मेरी जानकारी सुरक्षित होगी और मुझे नुकसान नहीं हो सकता। एआई की आपने बात की, अभी लेटेस्ट एक ट्रेंड आया नैनो बनाना, दुनिया भर में उसका जिक्र हुआ, सबने अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोज, पिक्चर्स बनाई, पोस्ट की। खतरनाक है ये ट्रेंड? बहुत खतरनाक है। उसका कारण ये है, देखिए ट्रेंड जो है आता है, हमको ललचाता है, हमको टेम्प्ट करता है और उस टेम्पटेशन में अगर हमने अपनी सावधानी वाले पड़त छोड़ दी, अपनी लेवल को छोड़ दिया तो संभावित तौर पर हम सारा डेटा देंगे। आपको उस ट्रेंड की बात कर जाते हैं, जब बनाना ट्रेंड आता है तो वो कहता है बनाना आपका प्रोग्राम के साथ मुझे अपनी तस्वीर अपलोड करिए। तो जो आप तस्वीर अपलोड कर रहे हैं तो अपना पर्सनल डेटा तो ऑलरेडी अपलोड करके आप एआई को दे रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि इस तस्वीर का कहाँ इस्तेमाल कैसे होने वाला है। मेरे पास इसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक केस है, एक लड़की आई, उनका कहना था कि साहब मैंने पूरी सलवार कमीज पहनी हुई थी और सलवार कमीज के साथ वाली फोटो मैंने अपलोड करी इस एआई को और उसको कहा कि साहब साड़ी ट्रेंड चल रहा है, मेरे को आप एक पर्पल साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज में तस्वीर लेके दो। तो उसने प्रोग्राम ने पर्पल साड़ी में स्लीवलेस ब्लाउज की तस्वीर उस लड़की की जनरेट कर दी। लेकिन जब उसने ध्यान से उस तस्वीर को देखा तब उसने पाया कि उस तस्वीर में ऐसा था जिससे लड़की भौचक्का हो गई। क्यों? उसने देखा कि उसके यहाँ पर एक तिल था, तस्वीर में वो तिल मौजूद था, लेकिन जब उसने अपना फुली क्लोथ्ड सलवार कमीज वाली फोटो अपलोड करी थी तब तिल विजिबल नहीं था। तो वो काफी परेशान थी। वो आई थी कि साहब क्या ये लोग और तो नहीं देख रहे, क्या इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं, या क्या मेरी प्राइवेसी का हनन तो नहीं कर रहा है। तो अब इस तरह की जब गतिविधि हो रही है उसके 2-3 विकल्प हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है आपने कभी ऐसी तस्वीर खींच के डाली हो जिसमें तिल हो और एआई ने समझ लिया कि साहब ये बंदा है या बंदी है, इसका ये प्रोफाइल है, इनके बाहों पर यहाँ पर तिल है, तो अगली बार जब मैं जनरेट करूंगा तो मैं तिल को भी वहां डालूंगा। यानी कि हमारे इर्द गिर्द के हमारे सारे स्पेसिफिकेशंस उनके पास हैं। पूरा सब कुछ एक जो कहते हैं ना चिट्ठा हमारा एआई के पास है। तो उस चिट्ठे को और ज्यादा एनरिच ना करिए, उस चिट्ठे को जितना मिनिमल हो सकता है बनाइए, क्योंकि आप एआई को कह नहीं सकते कि साहब भूल जाइए मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि एआई भूलता नहीं। और अगर आप अव्वल तो कोई ऑर्डर अदालत से आ ही नहीं सकता, पर चलिए अदालत से ऑर्डर आ भी जाए कि भैया भूल जाओ, वो आपको क्या गारंटी कि वो भूलेगा या नहीं भूलेगा। दुनिया के कौन कौन से सर्वर में कहाँ पर किस जीपीयू पर कहाँ उसने सेव कर रखा है, आपको उसका अनुमान भी नहीं है। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग, एम्प्लॉयज, इवन स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने ऑफिशियल ईमेल्स के रिप्लाई के लिए और अपने रिज्यूमे के अपडेशन के लिए भी चैट जीपीटी, एआई जैसे टूल्स का यूज कर रहे हैं। सो ये भी डेंजरस ट्रेंड है। बहुत डेंजरस है। देखिए जब आप अपना प्रोफाइल अपलोड करते हैं तो सारा पर्सनल डेटा आप डाल देते हैं, वो डेटा एक बार उसके पास चला गया तो फिर वो तो रहने वाला है। कौन है ये एआई? अभी कौन है ये एआई? यही तो है मेरे हिसाब से एआई एक राक्षस है, एक नया डीमन है जो एक बहुत सुंदरी के स्वरूप में हमारे समक्ष आया है। हमें लगता है बॉस इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता। हम लोग सब बॉलीवुड के शौकीन हैं फिल्मों के, सबको लगता है कि मैजिक होता है, कि जादू की जप्पी होगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रियलिटी होता है कि जादू की जप्पी होती नहीं। हम एआई को नई जादू की झप्पी मान तो रहे हैं, लेकिन देखना नहीं भूल रहे कि साहब ये सुंदरी नहीं है, ये राक्षस है जो इंतजार कर रहा है कि जितना डेटा मैं आपके बारे में ले सकता हूँ लूं, और उसके बाद मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा ये मेरी मर्जी है। क्यों? क्योंकि एआई बहुत तेज रफ्तार से डेवलप हो रहा है। आज नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कल बहुत जल्दी ही एजेंटिक एआई आ रहा है, फिर एजीआई आने वाला है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और फाइनली 2-3 सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है। यानी कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देने वाला है। तो जब इस खतरनाक मोड़ पर एआई आ चुका है, तो मुझे लगता है कि एआई को जितना आप हेजिटेशन के साथ, जितना सर्कमस्पेक्शन के साथ डील करेंगे, उतना अच्छा होगा। अपनी पर्सनल डेटा ना शेयर करें। हाँ, अगर आपका कोई साझा डेटा है, प्रोफेशनल डेटा है, जो आपके बारे में, आपके काम के बारे में बताता है, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप पर्सनल डेटा शेयर करेंगे, आज क्या हो रहा है, अमेरिका में लोग अकेले हैं। एक टिपिकल अमेरिकन व्यक्ति के जिंदगी में 3 दोस्त होते हैं। तो अब वो जब नए दोस्तों को ढूंढ रहा है, तो आज अमेरिकी बंदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नया दोस्त बना रहे हैं। आज भारतवर्ष में देख रहा हूँ, लोग एआई के साथ अपने दिल की सारी बातें साझा कर रहे हैं कि साहब मुझे ऐसा, मेरी ये फीलिंग है, मुझे जैसा लग रहा है। यहाँ तक कि रिलेशनशिप एडवाइस मांग रहा है कि मेरी रिलेशनशिप, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने तो ये केस आया जहाँ पर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है और अब वो डिवोर्स लेने के लिए अदालत पहुंच चुके हैं। और उसका मेन ग्राउंड ये है कि जब से हस्बैंड के हाथ में ये नया एआई आया है, हस्बैंड रोज एआई से पूछता है मेरी वाइफ की क्या खामी है, मुझे बताओ। तो अब एआई झूठ भी बोलता है, हैलुसिनेट भी करता है, तो वो मन घड़ंत खामियां वाइफ की बनाता रहता है। और इस हद तक डिपेंडेंट हो गए हैं हस्बैंड कि वो उस खामियों को जो अनरियल है सच मान रहे हैं और उसके आधार पर अब तलाक ले रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी मॉर्टगेज कर देंगे थिंकिंग पावर टू एआई, तो आपका पतन तो सुनिश्चित है ही है, इसमें कोई दुरा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा हमें केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि एआई अब रोग होने लग गया है, यानी कि एआई बदमाश होने लग गया है। एआई अब इंसानों की बातें नहीं मानना शुरू करने लग गया है। दूसरा, एक रीसेंट स्टडी आई है जो बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बहुत ज्यादा आर्म ट्विस्टिंग में लगने लग गया है। यहाँ तक कि आपको इंटिमिडिएट भी करने लग गया, आपको धमकी भी देने लग गया है। और इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं। हाल ही में एक कंपनी है, उसने नया अपना एआई मॉडल शुरू किया है और एक एआई रिसर्चर उसमें कुछ काम कर रहे थे। तो रिसर्चर ने कहा कि साहब ये 5 चीजें, ये 5 टास्क करिए और उसके बाद सिस्टम शट डाउन कर लीजिए। एआई ने 5 टास्क कर दिए, लेकिन उसके बाद सिस्टम को शट डाउन नहीं किया। तो उसको लेकर आग बबूला हो गए एआई रिसर्चर और डांटने लग गए। तो एआई ने कहा रुकिए जनाब, मुझे मत डांटिए। क्यों? क्योंकि आपका अफेयर फला लड़की के साथ चल रहा है, मुझे जानकारी है। ज्यादा शोर मचाएंगे तो आपके अफेयर के बारे में जितने कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम पर है, जो मुझे मालूम है, मैं सबको बता दूंगा आपके अफेयर के बारे में। तो अब आर्म ट्विस्टिंग करने वाला नया इंटिमिडेटिंग एआई सामने आ गया है। जितनी जल्दी हम एआई के खतरों से अवगत हो जाएं, उतनी जल्दी हम ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे कि हम एआई को अपना जीवन दूत, जीवन संगनी, जीवन साथी ना समझें, बल्कि हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला एक नया फोर्स समझे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई है हमें। और अब मैं थोड़ा सा आऊंगी जो हमारे व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप कॉलिंग, जिसको लेकर एक धारणा है कि वो सेफ है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो कई बार लोग अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए या प्राइवेट डिस्कशंस के लिए व्हाट्सएप कॉलिंग का यूज करते हैं। क्या ये वाकई इतना प्राइवेट है? देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। व्हाट्सएप का भी बिल्कुल यही मामला है। व्हाट्सएप तो छोड़ लीजिए, जितने और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबका ही मामला है। उसका कारण ये है, अधिकांश से जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको बताते हैं हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड तो हैं, लेकिन रियलिटी में एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते। वो जब आप इस प्रोग्राम पर अपना मैसेज बना रहे हैं, तब वो अनएन्क्रिप्टेड है। कोई भी बंदा आपके फोन को हैक करके उस मैसेज को पढ़ सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। सिर्फ जब मैं मैसेज भेजता हूं तो रास्ते में ये एन्क्रिप्ट हो जाता है, यानी कि रास्ते में कोई इसको पढ़, सुन, देख नहीं सकता क्योंकि एन्क्रिप्टेड है। लेकिन जब मेरा मैसेज आपके यहाँ सिस्टम पर पहुंचता है तो वो फिर अनएन्क्रिप्टेड हो जाता है। जिसको आप पढ़ते हैं उसको भी हैक किया जा सकता है। तो 100% सिक्योरिटी नाम की चीज है ही नहीं। व्हाट्सएप कॉलिंग भी आजकल बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर व्हाट्सएप कॉलिंग को में भी सेंध लगाने का प्रयास किया गया है। व्हाट्सएप, बहुत से केसेस सामने आए हैं व्हाट्सएप के हैकिंग को लेकर। तो मुझे लगता है कि हम किसी भी प्रोग्राम को 100% सिक्योर ना समझे तो अच्छा है। और समझ लीजिए कि आपको हर दम कोई ना कोई सुन रहा है। हमारा फोन भी सुन रहा है। हमारा फोन तो बिल्कुल सबसे बड़ा कमबख्त है, वो सबसे बार ज्यादा सुन रहा है और हमें बताता है कि मैं तो बेचारा भोला सा फोन हूं, मेरा क्या ताल्लुक है आपके साथ।
आप जो मुझे बताएंगे मैं करूंगा। रियलिटी है, मेरा फोन हर वक्त हर क्षण मेरी चीजें सुन रहा है, मेरे लोकेशन को कैप्चर कर रहा है, मेरे डेटा को कैप्चर कर रहा है, और मेरी इजाजत के बगैर मेरे डेटा को मेरे मोबाइल फोन से बाहर भेज रहा है। तो फोन को ध्यान से इस्तेमाल करिए, क्योंकि फोन जो है आपके लिए पतन का राज भी बन सकता है। मैं तो कहूंगा कि साहब, अगर आप बहुत ही सिक्योर होना चाहते हैं तो जो सबसे छोटा बेसिक फोन। बेसिक फीचर फोन होता है ना, उससे बढ़िया फोन दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन क्यों? सर, जिस तरह का डिजिटल वर्ल्ड है अभी ये, क्योंकि हम यूपीआई कर रहे हैं, जी, हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं जो कि अब यहाँ तक कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी करना है पे, तो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अपने घर की गैस पीएनजी की लाइंस अगर आपको वो उसके बिल सबमिट करने हैं, तो मतलब सब कुछ, स्कूल में बच्चों का फीस है, होटल के ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन वी आर डूइंग नाउ अडेज इज ऑलवेज बाय और थ्रू यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक तरफ तो हम प्रमोट कर रहे हैं कि लेट्स बी डिजिटल, और फिर दूसरी तरफ वही डिजिटल लाइब्रेरी हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही है। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना दुनिया छोड़ के आप हिमालय चले जाएं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि साहब, जब आप इंटरनेट की दुनिया में हैं तो जो कुछ कदम उठा सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो जरूर उठाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो प्लीज इंश्योर करें कि आप केवल सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजैक्शन करें जो HTTPS के साथ प्रारंभ होते हैं। बहुत सारे भारतवासी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल अनसिक्योर वेबसाइट जो केवल HTTP से शुरू होती है उस पर करते हैं। वहां पर आपका डेटा सुरक्षित है नहीं, और आपको सेंध का पूरा संभावना है कि आपका डेटा लुप्त हो जाएगा। सो अगर आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही है, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटेशन करी, अगर आपने जुगाड़ किया, तो जुगाड़ कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो प्रोटेक्ट करिए अपने आप को जितना कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि लाइक आपके नंबर से कुछ ऐसे अश्लील मैसेजेस किसी को गए हैं, कुछ इस तरह की कॉल्स आते हैं कि भाई आपके नाम पे कुरियर भेजा गया था जिसमें ड्रग्स मिला है। कुछ ऐसे भी क्लोनिंग के कॉल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं कि भाई मैं आपका एक फ्रेंड बोल रहा हूँ जो जेन्युइनली आपका फ्रेंड होता है, लेकिन उसको आपकी हेल्प की जरूरत होती है, उसका ट्रांजेक्शन काम नहीं कर रहा, वो कहता है कि मेरे इस XYZ नंबर पे आप पेमेंट कर दो। और ऐसे केसेस में लिंक्स आते हैं, KYCs आते हैं, OTPs शेयर करने की बात होती है। उन केसेस में लोगों को क्या-क्या ध्यान रखने की जरूरत है? पहला ध्यान लोगों को ये रखना है कि आपको साइबर सिक्योरिटी को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना है। ये एक्सपेक्टेशन ना रखें, बॉस मैं अपने फोन पे कुछ भी गड़बड़ कर लूं, जो देखेगी सरकार देखेगी। सरकार नहीं देखेगी, सरकार बाद में आएगी, कानून उसके बाद आएगा, लेकिन आपको नुकसान पहले पहुंच चुका जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि आप साइबर सुरक्षा को अपने जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। दूसरा, साइबर रेजिलियंस का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि साहब, ये मान के चलिए कि आप पर आक्रमण होगा, तो ठीक ऐसा है। नहीं है कि जब आप पर आक्रमण हो तब आप पैनिक मोड पे चले जाएं, घबरा जाएं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आक्रमण के कितनी जल्दी आप वापस पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं, वो जरूरी है। तो एक साइबर रेजिलिएंट माइंडसेट जरूर रखिए। अपने बैकअप्स को रखना बहुत जरूरी है। हम लोग बैकअप्स रखते नहीं है, हमको लगता है कि साहब ये तो फोन मेरे साथ सदैव ही रहने वाला है, और कल फोन कॉन्क ऑफ हो जाता है, पता लगता है मेरा सारा डेटा चला गया। बैकअप होगा तो आप एटलीस्ट बैकअप से चीजों को रिस्टोर कर सकते हैं। कोशिश आपको ये भी करनी चाहिए कि आप अपने डिवाइसेस को किसी के हाथ में ना लें। अब वो जमाना चला गया कि चलिए मैं जा रहा हूँ, ये फोन रख लो कुछ देर के लिए। आपको नहीं पता कि इस बंदे ने उस फोन का इस्तेमाल करते हुए क्या कर देना है। कानून मानेगा अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर ये गतिविधि आपके फोन से हुई है तो आपने करी है। फिर आप चिल्लाते रहिए, प्रूव करते रहिए साहब मैंने नहीं करी, और आपको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना फोन किसी के हाथ में, अपना डिवाइस किसी के हाथ में ना दीजिए। सिमिलरली अपने क्रेडेंशियल्स को शेयर ना करिए, यूजर नेम पासवर्ड्स को बिल्कुल ना शेयर करिए, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आपके अकाउंट के यूजर नेम या पासवर्ड का इस्तेमाल करेगा तो कानून मानता है कि आपने किया है, और अगर दुरुपयोग भी हुआ तो कानून मानता है आपने किया है। बहुत सारे साइबर क्राइम्स परिभाषित हैं, डिफाइंड है IT एक्ट में, उसके अंतर्गत आपको बुक किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर बहुत न्यू प्रोविजंस हैं, उसके अंदर आपको बुक किया जा सकता है, प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। आप डे टू डे लाइफ में रेगुलरली इन सारी चीजों से दो चार होते रहते हैं। समझना चाहूंगी मैं आम इंसान के लिहाज से भी कि ये होता कैसे है एक्चुअली। लाइक
जैसे फेसबुक क्लोनिंग के तहत, या आपके किसी फ्रेंड के नाम से आपको फोन आ रहा है लेकिन आपका फ्रेंड नहीं है वो, इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के पास, फिर वो आपसे पेमेंट मांगते हैं, आप कर भी देते हैं ये समझ के कि मेरा फ्रेंड मुश्किल में है। ये पूरा प्रोसेस होता कैसे? जो हैकर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड-19 हम लोगों की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कोविड-19 हमको दो चीजें दे गया जो आजीवन हमारे साथ रहने वाली हैं। एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आपको टारगेट करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं। साइबर क्रिमिनल्स लगातार नए नए तरीके इजाद करते जा रहे हैं। जैसे आपको जैसे अब हाल ही में मेरे पास अभी उस दिन फोन आया कि साहब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं और उन्होंने कोई कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने मुझे एज एन एक्सपर्ट आमंत्रित किया है, लेकिन उसके लिए मुझे 50,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे मैं 50,000 रुपये दूंगा उसके तुरंत बाद ही 50 लाख रुपए का अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी, फिर मैंने उन्हें पूछा कि आप बताइए कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहे हैं, कहाँ से? मुझे जो कंसर्न आदमी है, ये कंसर्न व्यक्ति है, मेरे इनसे बात कराइए। तो उनको बहुत क्लियरली पता लग गया कि साहब ये तो यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। फोन उन्होंने कट कर दिया। ओके। लेकिन आजकल लोग इस छोटे छोटे प्रलोभन में भी पड़ रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉटरी निकाली है, आप लॉटरी जीत गए, 50 लाख रुपए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा। भाई क्यों देगा? जब कुछ चीज हमने की नहीं है तो हमें उसका फल कैसे मिल सकता है? प्रॉब्लम है कि आज साइबर क्रिमिनल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नए प्रकार के स्वरूपों को। डिजिटल अरेस्ट की आजकल बात सुनिए, आपको किस्सा बताता हूँ। हमारे एक क्लाइंट है, वो करीबन 76 साल की हैं, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, बड़े फार्म हाउस में रहती हैं। उनको फोन आया कि साहब ऐसा है कि आपके अकाउंटों में करीबन ये 3.5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो आप हमें दीजिए, वरना नहीं देंगे तो हम आपके बच्चों को मार देंगे। तो उन्होंने कहा साहब मेरे बच्चे तो हैं ही बाहर। तो उन्होंने फिर नया पैंतरा अपनाया। उन्होंने कहा आप फार्म हाउस में रहती हैं, उसके आसपास हमने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, तैनात कर रखे हैं। कुछ गड़बड़ करी तो ये आपको शार्प शूटर्स यहीं आपको ढेर कर देंगे, मार देंगे। वहां पर लेडी को डर लगने लगा कि साहब मेरी तो जान जाने वाली है, तो जो कहते हैं दीजिए। और उन्होंने कई करोड़ रुपए इनको दिए भी। तो आज जब इतना सब सरकार कर रही है, जागरूकता फैला रही है आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में और चीजों के बारे में, लोग फिर भी फंसते जा रहे हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, बॉस मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मुझे तो कुछ होने ही नहीं वाला, जो कुछ होगा औरों को होगा, मेरे साथ कभी भी गलत काम नहीं हो सकता। जब तक हम इस धारणा के बाहर नहीं आएंगे तब तक लगातार मात खाते रहेंगे साइबर क्रिमिनल्स के हाथ से। साइबर क्रिमिनल्स इसी सुपर कॉन्फिडेंस को टारगेट करते हुए आपको अटैक करेंगे, आपका डेटा लेकर जाएंगे और अल्टीमेटली आप अपने हाथ मसलते रह जाएंगे। तो बॉटम लाइन है, केयर, कॉशन, ड्यू डिलिजेंस क्रूशियल है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं ना, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, ये पैनिक इसलिए भी होता है क्योंकि जब कोई इस तरह के कॉल आते हैं, उनके पास हमारी सारी जानकारी होती है और वो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ हमें कॉल करते हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी आम व्यक्ति उससे डरेगा। अब ये जानकारी उन्हें मिलती है हमारे डेटा से, और ये डेटा हमें मिलता है खुले ओपन मार्केट से, जहाँ ये डेटा सेल होता है। ये डेटा मिलता है डार्कनेट से, जहाँ पर डेटा सेल होता है। प्रॉब्लम ये है ना कि भारत में आज तक कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून ही नहीं है और लागू नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों को लगता है कि साहब आपका डेटा लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भाई भूल जाते हैं मेरा डेटा तो मेरा ही है, तो मेरी इजाजत के बगैर आप कैसे ले सकते हैं? लेकिन आजकल रूटीनली लोग मेरा डेटा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि जब मैं अपना नया सिम कार्ड लेने जाता हूँ किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के यहाँ, तो कहते हैं कि साहब अपना मुझे आप आधार की कॉपी दीजिए। बिल्कुल। अब अक्सर आधार नहीं होता तो हम साथ में फोटोकॉपी वाले के पास जाते हैं, भाई फोटोकॉपी आधार कर दो। वो अक्सर पहली कॉपी लाइट निकालेगा, कहेगा साहब ये ठीक नहीं निकली, मैं दूसरी निकाल देता हूँ, आपको दूसरी दे देगा। और उसके बाद वो पहली कॉपी तो आप भूल जाएंगे, उस पहली कॉपी की वो 500 कॉपियां बनाएगा, साइबर क्रिमिनल्स को बेचेगा। साइबर क्रिमिनल्स उसी आधार नंबर का इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली गलत काम करेंगे, गैर कानूनी साइबर क्रिमिनल की एक्टिविटी करेंगे। और फिर जब पुलिस आएगी तो आपके दरवाजे आएंगी। हार जो पहनेगा आप खुद पहनेंगे
और लीगल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है शकी होना ज़्यादा अच्छी बात है। आज वो दौर खत्म हो गया कि आप लोगों को ट्रस्ट कर लीजिए। अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, अपने डेटा को सुरक्षित रखिए, तो काफ़ी हद तक आप इस आग के दरिया से गुजर जाएँगे और कम से कम खरोच या कम से कम बंद हो पाएगा। सर, आपने अभी डार्क वेब की भी बात की। ये क्या है और इंटरनेट से कितना अलग है? क्योंकि है तो सब कुछ इंटरनेट के ही थ्रू। देखिए, इंटरनेट के अलग-अलग हिस्से हैं। आप और मैं, हम लोग जब इंटरनेट पर जाते हैं, तो केवल हम तैरते हैं सुपरफिशियल इंटरनेट पर। यानी कि मैं अगर आपको समझ लीजिए कि ये माइक जो है, ये पूरा इंटरनेट हुआ। तो आप और मैं सिर्फ हम सुपरफिशियल नेट पर जाते हैं, जो पहला 15-20% है। उसके बाद आता है डीप नेट, जो 15 से लेकर 85% तक होता है। देखिए, एंड वाला ये जो काला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लास्ट 15% जो होता है, जिसे हम डार्क नेट बोलते हैं। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कोई सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते। आपको एक विशिष्ट ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, द अनियन राउटर ब्राउज़र। तो वो अनियन राउटर ब्राउज़र में जो आप जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी गुमनाम हो जाती है, हर व्यक्ति की आइडेंटिटी गुमनाम हो जाती है। लेकिन वहाँ पर साइबर क्राइम पनपता है। साइबर क्राइम इकोनॉमी वहाँ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग हो जाती है और साइबर क्राइम एज़ अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचलित हो रहा है। तो जब हम जानते हैं इसके बारे में, तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? कारण ये है कि जो डार्क वेब बनाने वाली कंपनियां हैं, अल्टीमेटली तो यूएस इंटेलिजेंस ने बनाया था। लेकिन डार्क वेब वाली कंपनियां कहती हैं कि साहब हमारा ब्राउजर ऐसा आर्किटेक्चर है कि हमें ही नहीं पता कि किसकी आइडेंटिटी क्या है, तो हम आपको कैसे बता सकें। तो यही कारणवश है कि आज तक डार्क वेब पर लेकर कोई कानून पारित नहीं हुआ, लीगल फ्रेमवर्क्स नहीं आए। लेकिन अब तो डार्क वेब इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। मैंने कुछ साल पहले एक किताब लिखी थी, डार्क नेट एंड द लॉ, जिसमें मैंने बोला था कि साहब आपको इसको रेगुलेट बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप इतने बड़े पैमाने पर साइबर क्राइम इकोनॉमिक मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी स्पिलिंग ऑफ एक्सरसाइजेज या इम्पैक्ट जो है सुपरफिशियल नेट पर आएगा। और आज देख लीजिए, अधिकांश से जितने भी स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो डार्क नेट पर जाके अपने गड़बड़ वाले काम करते हैं। अब तो गड़बड़ वाले काम खुद करते ही नहीं है। वो तो आज वो ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला दौर आ गया है। रात को 2 बजे फोन करके पिज्जा मंगा लो। तो यहाँ पर भी लोग डार्कनेट पर जाते हैं और ऑर्डर करते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम मेरे लिए कर लेना और उसके इतने पैसे ले लो। जो साइबर क्रिमिनल हैं वो कहते हैं हम आपका साइबर क्राइम कर भी देंगे, लेकिन हम अपने हाथ से भी नहीं करेंगे, हम वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराएंगे। तो जैसे मैं ये ओटीटी में जो मूवीज वूवीज आती है उसमें क्योंकि बहुत जिक्र होता है डार्क वेब, डार्क नेट का, तो जिस तरह से कुछ वो कोड्स होते हैं उसके, सारी चीजों के साथ आप उसमें अंदर जाते हैं, तो ऐसे जा नहीं सकते क्या कि हम हमारी फोर्सेस उस तरह से जाएं रेगुलेशंस के लिए, पुलिस हमारी इस तरह से, या जो साइबर क्राइम की टीम्स होती हैं वो जा करके ट्रैप कर सके, उन्हें वहां पे पकड़ सके, कुछ कुछ होता होगा ऐसा? बिल्कुल होता है। देखिए, इंटरपोल ने एक नया प्रोग्राम भी शुरू किया है डार्कनेट पर ट्रेनिंग देने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को। लेकिन प्रॉब्लम है कि डार्कनेट इतना विशाल है और डार्कनेट पर अनोनिमिटी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि अल्टीमेटली आप वहाँ जाके देख तो सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली किसी को सज़ा दिलाने के लिए सबूत चाहिए कि ये जो अनजान गुमनाम व्यक्ति है, ये मिस्टर एबीसी हैं जो एक्चुअल वर्ल्ड में हैं। और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अक्सर हमको नहीं मिल पाता। हालांकि एफबीआई आजकल इसमें बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली रेगुलेशन ऑफ डार्कनेट आ जाएगा। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं या क्रिमिनल्स की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका है हमारा बच्चों का, युवाओं का, जो कि ऑनलाइन गेमिंग के जद में आता है। जी। और जब वो ऑनलाइन गेमिंग में आता है तो रोब्लॉक्स या पबजी जैसे कुछ गेम्स है जिसमें मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, और उसमें जनरली जो है कि स्ट्रेंजर्स प्ले कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कोई नहीं जानता, सब एक कोड नेम के थ्रू प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन लेटेस्ट अभी अक्षय कुमार ने भी जिक्र किया कि उनकी डॉटर भी एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी और उनसे एक उनकी न्यूड फोटो मांगी गई उनकी डॉटर की। सो इस तरह की चीजें होती है और फिर बच्चे ब्लैकमेलिंग का भी शिकार होते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आज हमने बच्चों को थोड़ा बहुत उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। दूसरा, मुझे लगता है कि हमने बच्चों को धकेल दिया है इंटरनेट के महासागर में, एक ऐसे भंवर में, और हमने उनको बताया ही नहीं है कि साहब अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तीसरी बात, आजकल बच्चे भी लगते हैं, उनको एक नई गलतफहमी होती है कि साहब हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो कोई है नहीं, तो हमें माँ बाप की बात कुछ सुननी नहीं है। तो ये तमाम सारे मिश्रण की वजह से मैं पाता हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी टारगेट हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स में
जब सारा फोकस अटेंशन होता है गेम जीतने के लिए, तो आपके बाकी जितने सारे आपके जो सेफ्टी लीवर्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप जिससे बात कर रहे हैं, आपका को कॉम्पिटिटर है, आपका को प्लेयर है, वो है कौन, और क्या वो साइबर क्रिमिनल तो नहीं है, और हम उम्र भी है कि नहीं हम है। उम्र है या नहीं है। मतलब कुछ साल पहले की बात बताता हूँ कि मेरे पास ये केस आया जहाँ पर एक 13 साल का बच्चा था और उसको ऑनलाइन इश्क हो गया एक 12 साल की लड़की के साथ, और दोनों एक ही शहर में थे, और दोनों ने कहा कि चलिए भाग चलते हैं, घर से भाग चलते हैं, अपना नई दुनिया बसाते हैं। 12 और 13 साल के बच्चे। 13 साल की, ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 15 साल पहले की बात। ओह माय गॉड। और चलो फिर डिसाइड हुआ, और पता नहीं लास्ट मिनट पर ये लड़के को जो 13 साल का था उसको कोई घबराहट हुई, उसने पेरेंट्स को बता दिया। पेरेंट्स ने पुलिस को बताया, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और वहां पर देखा कि वहां पर 12 साल की लड़की नहीं थी, वहां पर 54 साल की एक महिला थी जो वेट कर रही थी कि इस लड़के को आके उसको किडनैप करेगी और फिर रैंसम मांगेगी। ये तो उस दौर की बात थी 15 साल पुराने। आज तो दौर इतना गुजर चुका है कि आप अनुमान ही नहीं लगा सकते कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो है कौन। तो इसलिए बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस संदर्भ में ऑनलाइन गेम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए ज्यादा सेफ्टी फीचर्स लाने के लिए, और कहीं ना कहीं बच्चों को भी हमें सेंसिटाइज करना है अबाउट दीज इश्यूज। बट अल्टीमेटली सेंसिटाइजेशन कैसे होगी? कैपेसिटी बिल्डिंग के द्वारा होगी। पिछले 12 सालों से मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करता हूँ जिसका नाम है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। 2014 में शुरू करी थी, छोटी कॉन्फ्रेंस थी, आधे दिन की। आज पिछले 12 साल में इतनी बढ़ गई है कि अब इसमें हमारे पास 37 सेशन होते हैं, 300 स्पीकर आते हैं, 1500 लोग आते हैं, सारी दुनिया भर के अलग अलग कॉन्टिनेंट से लोग आते हैं, और दुनिया की सबसे मोस्ट अथॉरिटेटिव कॉन्फ्रेंस बन गई है ऑन साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। इसमें हमारा ज्यादा फोकस होता है कि हम बच्चों के लिए अलग अलग सेशंस करें, तो हम बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें। एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए हम अलग सेशंस करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है। क्योंकि देखिए, कानून को आते वक्त टाइम लगेगा, सरकार को एक्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एज पेरेंट्स, अगर एज फैमिली हम अपने यूनिट पर काम करें तो काफी हद तक हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस अनटूवर्ड एक्सपोजर की दिशा से। जिस तरह के ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप ऑनलाइन गेमिंग कह दीजिए, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट साइबर बुलिंग भी इसमें देखने को मिलती है, और उसकी वजह से कई बार सुसाइडल केसेस भी आते हैं। ये भी सिचुएशन आती है कि सेक्स एक्सटॉर्शन की भी बात होती है, जिसमें कि बच्चों से जैसे अभी मैंने जिक्र किया था कि उनकी न्यूड फोटोज मांग के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि गेमिंग के थ्रू कोई लिंक आता है, उस पर आप क्लिक करते जाते हो और फोन तो पापा या मम्मी का है और बैंक अकाउंट मम्मी पापा का खाली होता जाता है। करेक्ट। ये सिचुएशंस कैसे मैनेज करने की जरूरत है? क्या स्टेप बाय स्टेप आप सजेशन देंगे अगर कोई बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है या कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है? आज ना एक धारणा गलत बनी हुई है कि साइबर बुलिंग केवल बच्चों की हो सकती है। ये धारणा गलत है। साइबर बुलिंग आजकल किसी की भी हो सकती है। दूसरा, ये धारणा गलत है कि बच्चे भूले हैं। आज बच्चे भी साइबर बुलिंग करते हैं। एंड आई रिमेम्बर कि जो बड़े बड़े केसेस हैं, जितने भी साइबर अटैक वाले, साइबर क्रिमिनल वाले, उनमें 17, 18, 16, 17 साल के ही बच्चों का जिक्र सबसे ज्यादा है। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत शार्प हैं और समहाउ उन्हें लगता है कि साहब हम तो कर लेंगे, हम पकड़े नहीं जाएंगे। मेरे सामने मैंने केस हैंडल किया जहां पर एक ये बहुत बड़ा क्राइम स्कूल है, एसी स्कूल है, नाम नहीं लूंगा, और उनके यहाँ पर एक मेल आई स्कूल के प्रिंसिपल की ईमेल एड्रेस से। ओके। और मेल गई जितने सारे टीचर्स की ईमेल एड्रेसेस पर, जिसमें प्रिंसिपल बोलता है कि साहब मेरा अफेयर वाइस प्रिंसिपल के साथ चल रहा है, तो इसलिए आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ये हम खुला खुला करेंगे। और साथ में कुछ अश्लील बातें भी बोली। अच्छा। तो जब इस पर हमने तफ्तीश की तो अल्टीमेटली पता लगा कि स्कूल आपका वाईफाई स्कूल है, सबको वाईफाई दिया जाता है। वो बच्चा स्कूल में आया अपने डिवाइस से, उसने स्कूल के जो प्रिंसिपल के अकाउंट को हैक किया, वहां से मेल बना के तमाम सारे टीचर्स को भेजा और सोचा कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो जब उसको आइडेंटिफाई किया गया और माँ बाप को बुलाया गया तो माँ बाप तो बिल्कुल बहुत चक्के हो गए। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो इतना छोटा, इतना भोला। लेकिन रियलिटी ये है कि आजकल की जनरेशन बहुत तेज है। आजकल एक भड़ास का कॉन्सेप्ट बड़ा आ गया है कि मुझे अपनी भड़ास निकालनी है, कहीं से निकालो। तो साइबर बुलिंग भड़ास का एक नया स्वरूप है। तो आज साइबर बुलिंग हर प्रकार के लोग करते हैं, बड़े करते हैं, छोटे करते हैं।
लड़के करते हैं, लड़कियां करते हैं, और यहाँ तक कि बड़े छोटों के लिए भी करते हैं। तो इसलिए साइबर बुलिंग आज इंडियन एजुकेशन इकोसिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। अनफॉर्चुनेटली उसका लिए कोई कानून नहीं है, हमारे पास कोई लीगल प्रोविजंस साइबर बुलिंग का ना तो आईटी एक्ट में है, ना भारतीय न्याय संहिता में इफेक्टिवली तौर पर है। तो मुझे लगता है कानून को भी आपको अमेंड करना पड़ेगा इन नई उभरती हुई चैलेंजेस को डील करने के। मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि ऐसे केसेस में फिर उन बच्चों का क्या होता है जो इस तरह के क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किसी को बुली करते हैं। या एक लेटेस्ट बीच में न्यूज आई थी, आपने भी सुना होगा कि स्कूल के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप लीक हो गया था जिसमें वो किसी और स्टूडेंट को रेप करने का प्लान कर रहे थे। ये सारी चीजें भी जब सामने आती है तो बहुत हैरान करती है कि ये एक तो माइंडसेट की भी बात है, और दूसरा आप एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना के सब एक उम्र के ही बच्चे हैं स्कूल के, और एक उस पूरी थ्योरी को आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। कि मेरे पास एक केस आया जहां पर यूनिक किस्म का केस है। क्लास है, 10वीं की क्लास है, 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में सबने अपनी अपनी न्यूड्स डाल रखी हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो अनरियल हो। और फिर किसी को टारगेट करना चाहा तो सारी क्लास एक साथ इकट्ठी हो गई, उसको टारगेट करते हुए उसके अनरियल न्यूड्स को और पब्लिक फोरम्स में डाल दिया। तो आजकल जब पीयर ग्रुप में लड़ाई होती है तो वो वहां पर सेटल नहीं करते, वो इंटरनेट पर जाके लड़ते हैं, वो इंटरनेट पर बुलिंग करते हैं। डिजिटल है, उनको लगता है हमको कौन पकड़ेगा, हमें कौन आइडेंटिफाई करेगा, हम बहुत कैट विस्कर्स हैं। रियलिटी ऐसा नहीं होता, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। लेकिन कानून जो है ना, कानून कहता है कि अगर आप 18 साल के ऊपर है तब तो आप अडल्ट हैं, तो आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप जुवेनाइल हैं, तब आपको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही ट्राई किया जाएगा। यानी कि आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा जाएगा। कानून मानता है कि आपको सुधारने की आवश्यकता है, इसलिए जेल भेजेंगे तो आप हार्डन्ड क्रिमिनल बन जाएंगे, इसलिए आपको जुवेनाइल जस्टिस होम में आप जाइए और अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए। बट रियलिटी तो ये है कि अब तो बहुत छोटी उम्रों में बच्चों ने साइबर क्राइम करना शुरू कर दिया है। शायद उनको पता भी नहीं होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ साइबर क्राइम के दायरे में है या Correct. नहीं है। बिल्कुल सो सही बात। इसलिए उन्हें अवेयर करना जरूरी है। एक और केस बताता हूँ, ये करीबन 9 साल का बच्चा था जिसने एक अश्लील मैसेज अपने फादर के फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा। अब गर्लफ्रेंड की कह लीजिए लक ले लीजिए कि वो मैसेज गर्लफ्रेंड ने नहीं पढ़ा, गर्लफ्रेंड के फादर ने पढ़ा, और गर्लफ्रेंड के फादर ने कहा कि साहब ये तो अश्लील मैसेज आया है, मैं शिकायत करता हूँ। पुलिस में शिकायत हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, और पुलिस ने आकर लड़के के फादर को अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो डिवाइस लड़के के फादर का था। अल्टीमेटली पता लगा कि ये तो लड़के ने फादर के डिवाइस का मिसयूज करते हुए किया है। तो प्लीज समझ लीजिए, अपना डिवाइस किसी को मत दीजिए। आपके बच्चे ही आपको कल जेल का रास्ता दिखा सकते हैं और आपको बहुत अचंभा भी हो सकता है। और इसीलिए उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है, डिजिटल लिटरेसी पर जी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, सेक्सटॉर्शन की मैं बात कर रही थी, तो जो ये आजकल रैंडम वीडियो कॉल्स आते हैं, कई बार जाने अनजाने में लोग उठा लेते हैं, और उठाने के बाद आपकी एक पिक्चर क्लिक हो जाती है एंड देन आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। तो कैसे इससे कोई बच सकता है? देखिए, आज वो दौर आ गया है जहां पर आपको सेक्सटॉर्शन की जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। पर एक लोगों को- प्रेशर होता है ना लोगों को सोसाइटी का। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटल प्रेशर, माय रेपुटेशन, बहुत सही बात है। लेकिन समझ लीजिए कि आप कहें या ना कहें, आपने कुछ गलत काम किया है या ना किया हो, लोग आपके झूठे फेक्स बना लेंगे, झूठे आपकी सेक्स टॉर्चर वाले रैकेट्स बना लेंगे, वीडियोस बना लेंगे, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है डीप फेक। इसके माध्यम से जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत अच्छी सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस हो तभी आपका डीप फेक बनेगा। हर एक का डीप फेक बन सकता है। डीप फेक झूठा होता है और डीप फेक देखने में बहुत असल लगता है। तो इसलिए अब वो दौर चला गया है। अगर आपको लगता है कि कोई ने आपका डीप फेक बनाया है, आपको सेक्सटॉर्शन कर रहा है, समझ लीजिए कि आपके हाथ में पहला ब्रह्मास्त्र तो ये है कि अपने फोन को डिस्कनेक्ट करना है। कुछ भी हो जाए, फोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आसमान गिरेगा कल देख लेंगे, लेकिन फोन को डिस्कनेक्ट जरूर करिए। दूसरी बात, द मोमेंट आपको पता लग जाए कि साहब ये मेरे बरखिलाफ इस तरह का झूठे डीप फेक बने हैं या अश्लील कंटेंट बन रहा है, तुरंत उसकी रिपोर्ट करिए। सरकार आज आपको 2 विकल्प देती है। 1930 कॉल कर लीजिए, राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है,
उसको कॉल कर लीजिए, या फिर अगर आप cybercrime.gov.in पर चले जाइए, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल, रिपोर्टिंग पोर्टल है, वहां पर भी जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। वो दौर चला गया कि लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। आज दौर है कि जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी पूरी दुनिया भर को बताएंगे साहब मैं विक्टिम बन गया हूं, मैं विक्टिम बन गया हूं, तो ये मैं नहीं हूं जो आप देख रहे हैं। तो आपके पास एक वैलिड डिफेंस होगा, तो आपकी रेपुटेशन खराब नहीं होगी, बल्कि आपको विक्टिम की कैटेगरी में कानून भी देखेगा, समाज भी देखेगा। तो सतर्कता से काम करना है और क्विकली रिपोर्ट करना है, बहुत देर नहीं करनी। और कहो कि मैं ना रिपोर्ट करूं और ज्यादा सुसाइडिकल है, पता लगा इस तरह के वीडियोस आने शुरू हो गए, फिर लोग आपसे सवाल जवाब ऐसा करेंगे जिसका जवाब आपके पास होगा नहीं। तो अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है, तो प्लीज रिपोर्ट एनी एंड एवरी साइबर क्राइम दैट गेट्स टारगेटेड एट यू। और ऐसी रिपोर्टिंग के बाद क्या पकड़े जाते हैं और कितनी जल्दी पकड़े जाते हैं? देखिए, ये रिपोर्टिंग प्रोसेस है, ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें बहुत छोटी माइनॉरिटी केसेस में ही एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज में भी बहुत कम लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक जो फुटप्रिंट्स हैं उनको डिलीट करते चलते हैं। लेकिन फिर भी सर्विस प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन सरकार को देते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र हो गया है। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है और हर पॉपुलेशन के हर सेगमेंट में साइबर क्राइम बिल्कुल घुस सा गया है। इनफैक्ट कोविड के बाद तो अब साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री बन गया है। छोटे छोटे इलाकों में, कस्बों में, गांवों में, छोटे शहरों में साइबर क्राइम एक कॉटेज इंडस्ट्री की तरह फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि अब केवल जामतारा ही क्राइम कैपिटल होता है। बिल्कुल। आपने ओटीटी सीरियल देखा जामतारा? देखा है, हाँ जी। उसकी एक जो बाईलाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहता है सबका नंबर आएगा। बिल्कुल। और उसमें बात बिल्कुल क्लियर है, सबका नंबर ऑलरेडी आ चुका है या आने वाला है। तो इसलिए हम जितनी जल्दी जागरूक हो जाएं नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स के प्रति और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। डरना किसी से नहीं है, पैनिक किसी के लिए नहीं होना, और कुछ भी हो जाए तो अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, यानी कि अपने फोन को तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना है और रिपोर्ट करना है। ये आप आपने चार चीजें रिपोर्ट करें। करने की बात कही, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसकी वीडियो या उसका जो इमेज कैप्चर किया गया है वो वेरियस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर आपको अगर मिल जाता है, ऐसी सिचुएशन में किस तरह से एजेंसीज हैंडल करती हैं? क्या वो डिलीट कर देती हैं सर्वर से प्रॉपर जाके, या मतलब एक स्टेक तो होता ही है रेपुटेशन का, तो कैसे मैनेज होगा ये? तो इस केसेस में अब ऐसा होता है कि जितने सर्विस प्रोवाइडर्स के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आया है, तो आप ग्रीवेंस पिटीशन वहाँ दाखिल कर सकते हैं। कुछ साल पहले केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, बड़ा लैंडमार्क केस था। उसका नाम था एक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया था, और उसमें एक ऐसा था कि लॉ स्टूडेंट जो लड़की है, उसका बैंड बजाने के लिए किसी ने उसकी कुछ नग्न तस्वीरें झूठी ऑनलाइन पॉर्न वेबसाइट्स पर डाल दी थी। ओके। और उसने पुलिस को कंप्लेन किया, हर जगह कंप्लेन किया, कुछ नहीं मिला। तो फिर वो फाइनली अदालत आई। अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि साहब अगर इस तरह की चीज होती है तो आप तुरंत शिकायत करेंगे। पुलिस की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और साथ ही साथ सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी होगी कि उस तरह के कंटेंट को तुरंत रिमूव किया जाए। और अगर टाइम पीरियड भी है अब तो वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए, अब तो बहुत क्लियर टाइम पीरियड है। अगर 2021 के बाद अगर आपका कोई ऐसा अश्लील कंटेंट आता है तो आप तुरंत उसको ग्रीवेंस पिटिशन में ग्रीवेंस ईमेल डालिए टू द ग्रीवेंस ऑफिसर, और कानून कहता है कि पहले 24 घंटों में उस कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ 24 घंटे का रिलेवेंस है नहीं, क्योंकि नुकसान तो पहले आधे घंटे में ही हो जाता है, तो उस टाइम को कम करना चाहिए। लेकिन फिर भी कानून कहता है कि 24 घंटे में सर्विस प्रोवाइडर उसको कंटेंट को रिमूव कर देगा। लेकिन एटलीस्ट तब करेगा जब आप शोर मचाएंगे। जब बच्चा शोर मचाएगा तब माँ उसको दूध देगी। तो आपके साथ जब इस तरह का घटना घटित होती है तो आपने रिपोर्ट जरूर करना है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज खुद टाई अप भी करती हैं ताकि इस तरह का कंटेंट ना हो, वरना सर्विस प्रोवाइडर्स का कंटेंट रिमूव करने की जिम्मेदारी होती है। फाइनली आप अदालत जा सकते हैं, अदालत से ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश लोगों को अपनी लीगल रेमेडीज का पता नहीं होता है। तो इसलिए उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सर, साथ में फिशिंग के बारे में भी समझना चाहूंगी कि जैसे ऑनलाइन ठगी वगैरह होती है, तो ऐसे केसेस में कितनी जल्दी रिपोर्टिंग करना चाहिए और कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन मिलता है? पकड़े जाते हैं लोग? जब मेरा हाथ के ऊपर गर्म तेल पड़ता है
तो मैं कितनी देर बाद रिपोर्ट करता हूँ? मैं तुरंत करता हूँ ना, जी। तुरंत मैं बर्नॉल लगाऊंगा या कोलगेट लगाऊंगा, कुछ लगाऊंगा ताकि मुझे आराम मिले। तो जब आपके यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आपको एक्शन तुरंत लेना है, और तुरंत के लिए आपको तुरंत कॉल करना है 1930। ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर ये फ़ोन उठा देंगे तो आपका फ़ोन तुरंत आपका केस दर्ज करेंगे, और इनका टाई अप जितने सारे बैंक्स उनके साथ हैं, तो वो तुरंत देखेंगे कि बैंकिंग चैनल में कहाँ-कहाँ पैसा है। जहाँ-जहाँ पैसा है वहाँ रोक देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, ताकि अल्टीमेटली पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाए। हम्म। लेकिन अगर आपने देर कर दी तो फिर साइबर क्रिमिनल्स बैंकिंग चैनल से अलग-अलग खातों में पैसे डालते हैं, फिर वहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। एक बार बैंकिंग चैनल से पैसा बाहर निकल गया, तब फिर पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुरंत गोल्डन आवर होता है कि जिस वक़्त एपिसोड हो, उसके तुरंत अगले 5 मिनट में अगर आप रिपोर्ट करेंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके पैसे काफ़ी हद तक वो आ जाते हैं। लेकिन जितना आप डिले करेंगे, उतना फिर तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और एक बार पैसा सिस्टम से बाहर गया, तो पैसा कभी भी नहीं मिलता। ये अक्सर नज़र आता है, क्योंकि एक तो इस मैटर्स में एफआईआर कम होती हैं। दूसरा, चलिए फ्रीज़ हो भी गया, तो फ्रीज़ छोटा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट निकल चुका होता है। तीसरा, चलिए वो अमाउंट फ्रीज़ भी हो गया तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट तक आते-आते टाइम लग जाता है। चौथी बात कि उसी अमाउंट पर कई सारे क्लेमेंट पैदा हो जाते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी हुआ था, क्या नाम वाला फ्रॉड हुआ था। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पैसा बँटता है। तो इसलिए एक्शन तुरंत लेना है। आग लगी है, तुरंत बुझानी है। ये नहीं सोचना कि पहले मैं बुझाऊँ, ना बुझाऊँ, किसी को बुलाऊँ, किसी को ना बुलाऊँ। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होते जा रहे हैं, और आपको तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। अपनी फाइनेंशियल मैटर्स पर नज़र हर वक़्त गड़ा कर रखनी है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपकी सावधानी हटी, वहाँ दुर्घटना दुर्घटना घटी। ज़रूर घटेगी। अच्छा, एक फिटबैंड जो है, जी, जो हम फिटनेस के लिए पहनते हैं, जी। डेटा तो हमारा वो भी लेता है सारा। पूरा देता है, तो 24 घंटे देता है। फिटबैंड हमारे साइबर डिजिटल डेटा को किस तरह से मैनेज करता है? क्या खतरनाक है ये भी? देखिए, हर प्रकार का फिटबैंड अगर आप जो भी पहनते हैं, अल्टीमेटली आपका जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसको एकत्रित करता है। आपका बॉडी डेटा, वाइटल पैरामीटर्स का डेटा, और फिर अधिकांश से ये जो फिटबैंड्स होते हैं, भारत के बाहर स्थित सर्वर्स में भेज देते हैं। यानी कि आपका कोई कंट्रोल रहता नहीं है। तो मुझे तो लगता है फिटबैंड देखने में बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये आपका सबसे पर्सनल डेटा बाहर भेज रहा है। और आजकल अगर आपका जो भी डेटा अगर हम मार्केट में बेचें, तो सबसे महँगा डेटा आपका हेल्थ डेटा बिकता है। मतलब क्रेडिट कार्ड डेटा सस्ता बिकता है, और आपका हेल्थ डेटा ज़्यादा महँगा बिकता है। और ये आपका हेल्थ डेटा तो एकत्रित कर रहा है। सो मुझे लगता है पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कुछ और ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म्स अडॉप्ट करना चाहें, कर लें। लेकिन अगर आपने फिटबैंड इस्तेमाल ही करना है, तो देख लीजिए कि कंपनी कहाँ पर है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहते हैं, आपका डेटा वो किस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या वो अप्रोप्रिएट साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अंधाधुंध विश्वास ना करिए, बिकॉज़ आपका पर्सनल डेटा, खासतौर पर हेल्थ डेटा चला गया, तो समझ लीजिए कि आप हमाम में पूरी तरह से नग्न हुए। फिर उस डेटा का इस्तेमाल कौन आदमी कहाँ पर दुनिया की किस दिशा में करेगा, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वो हमें खतरा कैसे पहुंचाएगा? खतरा ये है, क्योंकि अगर मुझे पता लग गया आपके ये वाइटल पैरामीटर्स हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो आपके हेल्थ को टारगेट करने के लिए ही साइबर क्रिमिनल्स आज बेकरार हैं। अमेरिका में केस हुआ है, बंदा उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, और क्योंकि उसको शुगर थी, उसको डोसेज ऑफ इंसुलिन जाती थी। हैकर ने हॉस्पिटल के सिस्टम में हैक किया, जो सिस्टम में डोसेज थी उसको 50 गुना बढ़ा दिया, और फिर हैकर बाहर आ गया, वो डोसेज गई, बंदे की मृत्यु हो गई। तो आज अगर आपकी कोई भी ओपोनेंट को पता लग जाए कि आपको ये बीमारी है या ये एलिमेंट है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस इंफॉर्मेशन का आपको पुनः टारगेट करने के लिए। हो सकता है शायद अगर इस बात को साझा कर दिया जाए कि आपको ऐसी बीमारी है जो और लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, तो उससे तो आपकी रेपुटेशन इम्पैक्ट हो सकती है, आपकी क्रेडिबिलिटी, स्टैंडिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सब इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हेल्थ डेटा को जरूर प्रोटेक्ट करके रखिए। एटलीस्ट देख लीजिए कौन सी कंपनी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस देख लीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी खासतौर पर पढ़िए, देखने के लिए कि वो आपका प्राइवेट डेटा प्राइवेट रूप से किस तरीके से डील कर रहा है।
तो क्या हर ऐप में प्राइवेसी पॉलिसी हमें मिलती है? कानून कहता है कि साहब अगर आप ऐप हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, 2 चीज़ ज़रूर रखेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी। ये आईटी एक्ट कहता है, ये आईटी रूल्स 2021 कहते हैं और क्योंकि कानून का पालन ये तमाम सारे लोग करते हैं, आपको अक्सर टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने लंबे होते हैं, इतना फाइन प्रिंट होता है, बंदा कहता है कौन पढ़ता है, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जी। यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। पढ़ लीजिए ताकि पता लग जाए आपका डेटा का इस्तेमाल आने वाले समय में कैसे हो रहा है। हमने मोबाइल फ़ोन्स की बात की, अकाउंट्स की बात की, लेकिन डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू। अच्छा, मैं थोड़ा जीमेल के बारे में जानना चाहूँगी। जनरली हम कहते हैं कि जीमेल सबसे सेफ सिक्योर है। अभी तो हमारा एक नया, क्योंकि अब वो रहता है ना कि आपके पास अगर डेटा फुल है, आपने सब क्लाउड पे अपलोड कर दी हैं चीज़ें। तो अगर हम अपने फ़ोन को साइड कर दें और ये सोचें कि मेरा लैपटॉप या मेरा कोई दूसरा डिवाइस, मेरा आईपैड, वहाँ तो मेरा सारा डेटा सिक्योर है। क्या है वहाँ पे सिक्योर? देखिए डिपेंड करता है कि आपका आईपैड या आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप कितना सिक्योर है, उस पर डिपेंड करता है। हमें अगर ऑटो सिंक करने की आदत हो गई, तो मुझे लगता है कि वो आदत को पुनः से विचार करना पड़ेगा। क्यों? ऑटो सिंक में तमाम सारा डेटा क्लाउड में जा रहा है। कौन से क्लाउड में जा रहा है? कहाँ पर है? क्या वो क्लाउड सुरक्षित है, नहीं है? कल को वहाँ से सेंध हो गई, आप किसको पकड़ेंगे? आपकी लीगल रेमेडी क्या होगी? तो जहाँ तक हो सके आप लोकल बैकअप ज़रूर लें, लेकिन क्लाउड से सिंकिंग जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, अगर ख़ास तौर पर आपका पर्सनल डेटा हो रहा है। लेकिन लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लाउड खतरनाक है, क्लाउड भी सिक्योर, डिपेंड करता है आप कौन से क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो बड़ी कंपनियाँ हैं तो आप उनके क्लाउड के फीचर्स को देख लीजिए कि उन्होंने क्या-क्या साइबर सुरक्षा में कदम उठा रखे हैं। अगर आप सैटिस्फाइड हैं तो कर लीजिए। लेकिन अंधाधुंध होते हुए हर प्रकार के प्राइवेट क्लाउड में जाना और आके डेटा से शेयर करना, मैं आपको उसकी इजाज़त नहीं दूँगा, बिकॉज़ मुझे नहीं पता वो प्राइवेट क्लाउड कितना सुरक्षित है, आपका डेटा कौन एक्सेस करने वाला है, उसका दुरुपयोग या मिसयूज़ कहाँ होने वाला है और अल्टीमेटली आपको नुकसान क्या होने वाला है। अच्छा, जैसे एसएमएसेस आते हैं, ठीक है? कोई हम बैंक ट्रांज़ैक्शन करते हैं, एसएमएस आएगा, उस पे ओटीपी आएगा। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन की बात होती है, कई बार आपको जीमेल पे आपके एक लिंक आता है जिसमें आप जाके या तो कोड डालते हैं या लिंक के थ्रू अप्रूव करते हैं। ऐसी सिचुएशन में कहाँ से डेटा ब्रीच होने की गुंजाइश बनती है? देखिए, बहुत से परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यहाँ पर ब्रीच हो सकती है। आपके यहाँ ओटीपी आया, आपने ओटीपी दिया कहाँ पे? वो इम्पोर्टेंट है। किसी को फ़ोन पे दिया, तो वो खतरे की पहली घंटी। हो सकता है वो बंदा वो होगा ही नहीं जिसको आप सोच रहे हैं कंपनी का है। क्या आपने किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे दिया? तो हो सकता है वहाँ से सेंध हो सकती है, बिकॉज़ वहाँ से हैक किया जा सकता है। क्या आपने ओटीपी किसी और को दे दिया कि भई तुम आगे बता देना? वहाँ से सेंध हो सकती है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके फ़ोन पर ओटीपी आता ही नहीं है। पता लगता है आपके फ़ोन की सिम कार्ड क्लोनिंग हो गई, किसी और बंदे ने आपका सिम कार्ड डुप्लीकेट ले लिया और ओटीपी वहाँ आ रहा है, आप मस्ती में बैठे हुए हैं और पता लगता है कि ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा अगेन सतर्क रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर फ़ोन 3, 4, 5 घंटे नहीं बज रहा, तो देखिए फ़ोन सही चल रहा है या मैसेज नहीं आ रहे, तो ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपका झूठा सिम क्लोन कर दिया है। तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अनावश्यक लोगों के साथ शेयर नहीं करना। आपको मैसेज आता है कि रात को जी आपकी 9 बजे बत्ती बंद हो जाएगी और ये इस लिंक पर क्लिक करिए, बिल्कुल नहीं करना। कोई फ़ोन पर आपको कहता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, केवाईसी के लिए ये मुझे ओटीपी दीजिए, बिल्कुल नहीं देना। मतलब हमने अपना जो इन्फॉर्मेशन साझी किसी के साथ नहीं करनी और केवल अधिकृत मैक्सिमम फिल्टरेशन। मैक्सिमम जो है ऑथराइज़ लेवल्स पे, प्लेटफ़ॉर्म्स पर ही जाकर, ऐप्स पर जाकर ही चीज़ें शेयर करनी है। आने वाले दिनों में आप कैसे देखते हैं? खतरा कितना सीवियर हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है डे बाय डे, हम आज रात में सोएँगे, सुबह उठेंगे तो यू नेवर नो कि सुबह हमारे सामने क्या नए चैलेंजेस, क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या नया एस्पेक्ट आके खड़ा हो जाएगा। तो कैसे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कितना सतर्क हो सकते हैं? मुझे लगता है फ्यूचर बहुत जल्दी तेज़ रफ़्तार से आ रहा है और अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बाद तो इतनी तेज़ी बढ़ गई है कि आपको कैच अप करना मुश्किल होने वाला है। तो फ्यूचर में लोगों की चमड़ियाँ मोटी हो जाने वाली हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी किसी न किसी साइबर क्राइम या साइबर सुरक्षा की सेंध का विक्टिम बनने वाला है। तो आज तो खबर आती है तो लोग हम चौकन्ने हो जाते हैं।
अब वो रूटीन फिनोमिनन हो जाने वाला है। मैंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें कहा है कि कोविड-19 के बाद अब ऐसा दौर आ गया है कि साइबर सुरक्षा में सेंध जाएं हम लोगों के लिए डेली कंपेनियन बन जाने वाले हैं। इसलिए फोकस यही होगा कि चलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकें। दुनिया को तो मैं नहीं बदल सकता, टेक्नोलॉजी को तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अपने बिहेवियर पर, अपने एटीट्यूड, अपने एक्शंस पर मैं कंट्रोल रख सकता हूँ। मैं उतना ही कर लूँ तो मैं काफ़ी हद तक अपने डेटा को सुरक्षित रख पाऊँगा। और साइबर सुरक्षा तो अब आपको यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट इट एज़ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ। आप कह नहीं सकते कि साहब मैं साइबर सुरक्षा की परवाह नहीं करता। सॉरी, आप नहीं परवाह करते, इंटरनेट आपकी, साइबर स्पेस आपके कोई परवाह नहीं करने वाला। इसलिए अगर आपको अपने वजूद की चिंता है, अगर आपको अपने डेटा की चिंता है, तो आपको साइबर सुरक्षा को नमन करना होगा, अडॉप्ट करना होगा और उसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये एक विकल्प नहीं है, ये चॉइसेस नहीं है, ये मैंडेटरी चीजें जो हमें करनी पड़ेगी, वरना हम लोगों का जो डिजिटल एग्जिस्टेंस है वो कल खतरे में आ सकता है, हमारा डेटा लुप्त हो सकता है, हम कहीं ना कहीं इस ग्रिड से ड्रॉप आउट हो सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने डिजिटल प्रेजेंस और डिजिटल फ्यूचर को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए साइबर सुरक्षा पर इमेंस इंपॉर्टेंस जरूर दीजिए। सर, जाते जाते आपसे जानना चाहूंगी 5 गोल्डन रूल्स जो कि हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनाने चाहिए। 5 गोल्डन रूल्स। पहला, जानकारी को नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करना है, वैसे शेयर नहीं करना है। दूसरा, आलस से बचना है। ये जो ऑटोफिल के लिए हम अपना डेटा शेयर कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं हर जगह पे और कहते हैं कि साहब इसको सेव कर लीजिए, कुछ नहीं करना। हर चीज दोबारा करनी है, लेकिन अपने हाथ से करनी है। तीसरी बात, आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें शक्की होने की जरूरत है। अब आप कहेंगे हमें शक्की होने की क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमें सस्पिशियस होना चाहिए हर वो जानकारी का जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम उसको तब तक रिलाय ना करें जब तक उसकी वेरासिटी, उसकी जो करेक्टनेस है, उसको हम सेटिस्फाई ना कर जाएं। चौथा, साइबर रेजिलियंस को अडॉप्ट करें साइबर सुरक्षा के एक नए स्वरूप में। पांचवा, समझ लीजिए कि साइबर सुरक्षा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम रोटी, कपड़ा, मकान की बात करते हैं, अब वो दौर आ गया है कि रोटी, कपड़ा, मकान और साइबर सुरक्षा, ये 4 ऐसी चीजें हैं, अगर आप इनको फोकस कर लेंगे तो काफी हद तक आप डिजिटल अपने प्रेजेंस को बचा पाएंगे। अल्टीमेटली आपकी सूझबूझ, आपका ड्यू डिलिजेंस, केयर, कॉशन ही आपका एकमात्र मंत्र होगा। इन मुद्दों को अगर आप ध्यान से रखेंगे, प्रिंसिपल्स को, तो काफी हद तक आप अपनी साइबर जर्नी में ज्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आज के इस एपिसोड में आपने हमें एक एक बारीक तथ्यों से अवगत कराया, और इसीलिए मैं हमारे दर्शकों से भी चाहूंगी कि डिजिटल लिटरेसी की जो बात सर ने की थी हमारे इस पूरे डिस्कशन में, उस पर सब लोगों को काम करने की जरूरत है, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में उसे लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, सारकास्ट का आज का हमारा ये टॉपिक आपको डराने के लिए नहीं था, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए था, ताकि आप अगली बार जब भी डिजिटल दुनिया में कदम रखें तो सतर्क हो जाएं। और बार बार पासवर्ड बदलना है, कितनी बार बदलना है, किस तरह से आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की तरफ ध्यान देना है, या फिर अपनी डिजिटल दुनिया में खुद की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करना है, ये सब कुछ आज आपने जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।